हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स के केस में। पिछले लेक्चर्स में हमने बात करी थी प्रोकैरियोट्स के केस में ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें एक लेक्चर में हमने बात करी थी कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है और ट्रांसक्रिप्शन की ज़रूरतें क्या क्या है। तो हमने देखा था मॉडर्न सेंट्रल डॉगमा से हमने कहानी की शुरुआत करी थी और हमने ये देखा था कि प्रमोटर और आरएनए पॉलीमरेज जो हैं वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए निहायत ही ज़रूरी है। दूसरे लेक्चर में हमने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बारे में बात करी थी प्रोकैरियोट्स के केस में। अब हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में किस तरीके से होता है और ये प्रोकैरियोट्स से किस तरीके से भिन्न है। तो सबसे पहली जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। प्रोकैरियोट्स में हमने देखा था कि चाहे एमआरएनए हो, चाहे टीआरएनए हो, चाहे आरआरएनए हो, इनको बनाने के लिए एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज काम आता है। लेकिन यूकैरियोट्स के केस में इनको बनाने के लिए अलग अलग टाइप के आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एमआरएनए को बनाने वाला आरएनए पॉलीमरेज सेकंड कहा जाता है, आरआरएनए को बनाने वाला आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कहा जाता है और टीआरएनए को बनाने वाले आरएनए पॉलीमरेज को हम आरएनए पॉलीमरेज थर्ड कहते हैं। कुछ और भी साइंटिस्ट हैं जो आरएनए पॉलीमरेज फोर्थ के बारे में भी दावा करते हैं, लेकिन कम से कम इन तीन पर सभी साइंटिस्ट की सहमति है, इसलिए हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने देखा कि प्रोकैरियोट्स में सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है और यूकैरियोट्स के केस में तीन इस अलग अलग टाइप के आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं। अगर हम बात करें आरएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर के बारे में, तो प्रोकैरियोट्स में ये स्ट्रक्चर अल्फा 2 यानी 2 अल्फा सबयूनिट, एक बीटा प्राइम और एक ओमेगा सबयूनिट से मिलकर एक आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम बनता है। यूकैरियोट्स के केस में क्योंकि सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर 2 बड़ी सबयूनिट और तकरीबन 10 स्मॉलर सबयूनिट मिलकर आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम बनाती है। और ये जो 2 बड़ी सबयूनिट होती है इनको आरपीबी1 और आरपीबी2 बोला जाता है और इनमें भी आरपीबी1 जो है वो लार्जेस्ट सबयूनिट है और इस लिहाज से ये प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज की बीटा प्राइम सबयूनिट के इक्विवेलेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा जो डिफरेंस आता है वो आता है इनहांसर का। प्रोकैरियोट्स में कोई इनहांसर जैसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होती, लेकिन यूकैरियोट्स में इनहांसर जैसी एक स्ट्रक्चर होती है। अब ये इनहांसर क्या होता है? इनहांसर जैसे नाम से समझ में आता है कि ये इनहांस करेगा यानी बढ़ावा देगा। किसको बढ़ावा देगा? ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ावा देगा। ये सीक्वेंस है क्या? ये एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस है जो प्रमोटर के अलावा ज़रूरी होती है काफ़ी सारे यूकैरियोटिक जीन के ट्रांसक्रिप्शन के लिए। यानी जब ये होते हैं तो उन जीन का ट्रांसक्रिप्शन बहुत आसान कर देते हैं। लेकिन अगर उन जीन में से इनहांसर सीक्वेंस को यानी उस डीएनए के हिस्से को हटा दिया जाए तो उनका ट्रांसक्रिप्शन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरा केस अगर हम डिफरेंस देखें तो ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स। प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम सिग्मा फैक्टर के साथ में मिलकर ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स बनाता है और यूकैरियोट्स में सिग्मा फैक्टर तो नहीं होता, यहाँ तो अलग टाइप के आरएनए पॉलीमरेजेस हैं, तो वहाँ पे वो मल्टीपल छोटी छोटी प्रोटीन्स के साथ में मिलकर ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स बनाता है और इन छोटी प्रोटीन को ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहा जाता है, जो कि हम डिटेल में आगे बात करेंगे। तो इस लिहाज से सभी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मिलकर वही काम करते हैं यूकैरियोट्स में जो कि प्रोकैरियोट्स में सिग्मा फैक्टर अकेला करता है। क्योंकि सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसलिए यहाँ पर कई सारे रेगुलेशन एक्सर्ट करेंगे और उन रेगुलेशन के चलते मल्टीपल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को नेचर ने एक्सेप्ट किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आपको याद आ रहा है कि हमने एक पिछले लेक्चर में ऑपेरॉन के बारे में बात करी थी, आप याद कीजिए। उसमें ऑपेरॉन में हमने लैक ऑपेरॉन जो कि सिंपलेस्ट टाइप का ऑपेरॉन है, वेल स्टडीड है, उसमें जब हमने देखा तो हमें पता चला कि लैक जेड, लैक वाई और लैक ए, ये जो 3 सिस्ट्रॉन है या स्ट्रक्चरल जीन है, इनका ट्रांसक्रिप्शन एक सिंगल एमआरएनए के फॉर्म में होता है।
मतलब वो mRNA लेक Z की भी इंफॉर्मेशन रखेगा, लेक Y की भी रखेगा और लेक A जीन की भी इंफॉर्मेशन रखेगा। इसका मतलब उसमें एक से ज़्यादा सिस्ट्रॉन का मैसेज है, इसलिए उससे mRNA को हम क्या बोल देते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। यूकैरियोट्स के केस में हर इंडिविजुअल जीन के साथ में उसका अपना प्रमोटर होता है, इसलिए लगभग केसेस में एक जीन का ही रिप्रेजेंटेशन होता है उसके mRNA में, यानी एक mRNA में एक ही सिस्ट्रोन का मैसेज आ पाता है और इसलिए उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मोनोसिस्ट्रोनिक। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमने ऑपेरोन के केस में ये देखा था कि उसका जो मेजर रेगुलेशन होता है वो रेगुलेशन होता है लैक रिप्रेसर के थ्रू या किसी रिप्रेसर के थ्रू। यानी जाहिर सी बात है, जब भी रिप्रेसर प्रमोटर रीजन के आसपास बाइंड करेगा यानी ऑपरेटर जोन में बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज वहां अपना काम ढंग से नहीं कर पाएगा, यानी रिप्रेसर ने ट्रांसक्रिप्शन को रोक दिया, यानी रिप्रेसर का ट्रांसक्रिप्शन पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। ओके, और ये जनरल पैटर्न रहता है। हालांकि पॉजिटिव कंट्रोल भी होता है प्रोकैरियोट्स में, लेकिन मेनली कैसा होता है, नेगेटिव कंट्रोल रिप्रेसर के थ्रू होता है, एक्टिवेटर्स के थ्रू थोड़ा कम कंट्रोल होता है। यूकैरियोट्स में सिचुएशन थोड़ी अपोजिट हो जाती है, क्योंकि हमने देखा कि वहां पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक ट्रांसक्रिप्शन हो नहीं पाएगा। इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का प्रमोटर रीजन के आसपास जुड़ना ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करता है या पॉजिटिवली अप रेगुलेट करता है, इसलिए हम कंसिडर करते हैं कि यूकैरियोट्स में मेनली ज़्यादातर केसेस में जो रेगुलेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन, वो कैसा होता है, पॉजिटिव। ओके, अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक प्रमोटर के बारे में, जिसमें से सबसे कॉमन जो प्रमोटर है वो है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का प्रमोटर। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के प्रमोटर के दो हिस्से हैं, कोर प्रमोटर और अपस्ट्रीम सीक्वेंस। जो कोर प्रमोटर होता है वो हिस्सा होता है जो रिलेटिवली फिक्स्ड पोजीशन पे हुआ करता है, और अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस यूजुअली वेरिएबल पोजीशन पे होता है। अगर हम डिटेल में देखें कोर प्रमोटर के बारे में, तो कोर प्रमोटर में तीन मेजर हिस्से आपको, या यूं कहें कि दो मेजर हिस्से आपको देखने को मिलेंगे। पहला हिस्सा टाटा बॉक्स, जो कि तकरीबन -25 लोकेशन के आसपास आपको देखने को मिलता है। ये एक ऑक्टामर सीक्वेंस है, TA 4 टाइम्स AAAA, और क्योंकि ये AT रिच है इसलिए जाहिर सी बात है A और T के बीच में सिर्फ दो ही हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जो GC के 3 हाइड्रोजन बॉन्ड को मेल्ट करने के कंपैरिजन में आसानी से AT रिच सीक्वेंस को मेल्ट किया जा सकता है, इसलिए यहाँ से DNA बहुत आसानी से अनवाइंड किया जा सकता है। और जो दूसरा सीक्वेंस मेजर है वो है स्टार्ट सीक्वेंस। जाहिर सी बात है ये जो स्टार्ट सीक्वेंस है ये प्रोकैरियोटिक स्टार्ट सीक्वेंस से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और जाहिर सी बात है दूसरे साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया तो उन्होंने स्टार्ट ना कह के इसको इनिशिएटर सीक्वेंस कहा। ये प्रोकैरियोट में जैसे CAT होता है, तो एडेनिन जो +1 है यानी +1 सिचुएशन उसको बोलते हैं जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। तो एडेनिन के एक तरफ साइटोसिन है जो कि एक पायरिमिडीन है, और दूसरी तरफ थाइमिन है जो भी एक पायरिमिडीन है। यानी अगर हम प्रोकैरियोटिक स्टार्ट सीक्वेंस के बारे में बात करें तो हम ये कह सकते हैं पायरिमिडीन, एडेनिन, पायरिमिडीन, यानी वहां पे सिर्फ दो पायरिमिडीन एडेनिन के इधर उधर देखने को मिलेंगे। लेकिन यूकैरियोट्स के केस में जो इनिशिएटर सीक्वेंस है इसमें पायरिमिडीन 2 से 3 एक तरफ मिलेंगे और 4 से 5 एक तरफ मिलेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी है। जिन जिन प्रमोटर्स में ये टाटा बॉक्स देखने को नहीं मिलता उनमें ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट के डाउन स्ट्रीम जोन में एक सीक्वेंस मिलती है जिसको बोलते हैं DPE, डाउन स्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट। ये तकरीबन +30 लोकेशन के आसपास देखने को मिलती है। और ऐसे जो
प्रमोटर्स होते हैं उनको टाटालेस प्रमोटर्स बोला करते हैं। अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस जो होती है जैसे कि कैट बॉक्स, CAAT बॉक्स, ऑक्ट बॉक्स, ये जो सीक्वेंसेस होती हैं ये सीक्वेंसेस हर जीन में मिले ज़रूरी नहीं है। ये सीक्वेंसेस जब होती हैं किसी पर्टिकुलर जीन में तो उस जीन के ट्रांसक्रिप्शन को हमेशा अपरेगुलेट ही करती है। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज के बारे में। जैसा हमने देखा कि आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के कम से कम होते हैं, तो इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है वो जरा हम बात करते हैं। सबसे पहले इनकी एक्टिविटी। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है जब मैग्नीशियम आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होता है, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड हाई कॉन्सेंट्रेशन पर ही, मैग्नीशियम आयन की हाई कॉन्सेंट्रेशन पे ही काम करेगा। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है, उसकी रेंज थोड़ी ब्रॉड है, मतलब वो लो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन पे भी काम कर सकता है और हाई पर भी काम कर सकता है। दूसरी बात आती है कि ये जो ट्रांसक्रिप्ट है वो क्या बनाते हैं, मतलब कौन किस टाइप के आरएनए का ये निर्माण करते हैं। तो जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो आरआरएनए, सभी टाइप के आरआरएनए बनाता है, लेकिन 5s आरआरएनए वो नहीं बनाता, क्योंकि 5s आरआरएनए का जो जीन होता है वो टीआरएनए के साथ में बीच में फंसा हुआ होता है। तो जाहिर सी बात है जो टीआरएनए बनाएंगे वही 5s आरआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, यानी उसका निर्माण करेंगे। ठीक है। दूसरा जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो सारे एमआरएनए और एसएनआरएनए मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जो कि आरएनए प्रोसेसिंग में यूजुअली काम आता है, यानी आरएनए का फंक्शनल मॉलिक्यूल बनाने के लिए उसमें जो बदलाव करते हैं उसमें वो काम आता है। आपने नाम सुना होगा स्प्लाइसियोसोम, जो कि आरएनए प्रोसेसिंग करवाता है। उस स्प्लाइसियोसोम में कई टाइप के एसएनआरएनए होते हैं और इसीलिए ही वो स्प्लाइसियोसोम अपना काम कर पाता है। तीसरा जो केस है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का, वो सभी टाइप के टीआरएनए बनाता है, 7SL आरएनए बनाता है, कुछ एसएनआरएनए और एसएनओआरएनए भी बनाता है और 5S आरआरएनए बनाता है। इसके अलावा प्रमोटर सीक्वेंस में बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड दोनों के जो प्रमोटर हैं वो अपस्ट्रीम होते हैं, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का जो प्रमोटर है वो यूजुअली डाउनस्ट्रीम होता है। अब आती है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो कि काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पहले भी पूछी गई हैं, और वो है अल्फ़ा एमिनिटीन सेंसिटिविटी। जो अल्फ़ा एमिनिटीन होता है वो एक टाइप के मशरूम से ऑब्टेन हुआ एल्कलॉइड है। इस एल्कलॉइड का आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज सेकंड पर ये बहुत माइन्यूट कॉन्सेंट्रेशन में भी उसको काम नहीं करने देगा। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड पर भी इसका असर तो होता है, लेकिन सिर्फ तभी असर होगा जब अल्फा एमिनिटीन का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज्यादा होगा। ये जितने भी टाइप के आरएनए पॉलीमरेजेस हैं, इन सभी टाइप के आरएनए पॉलीमरेज का कॉमन टाइप का स्ट्रक्चर है, जिसमें 2 बड़ी सबयूनिट और 10 स्मॉलर सबयूनिट है। आने वाले जो भी लेक्चर है उनमें हम यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ते रहिए। धन्यवाद।